हेलो नमस्कार बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे आशा करते हैं। और आप लोगों का बोर्ड का तैयारी बहुत मन तन से चल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज ड्यूअल नेचर की अगर बात करें हम, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग उसको शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे उसको पूरा चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है बेसिक क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। और मैं बता चुका हूं कि जितना भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस बच्चे लोग आए हुए हैं एग्जाम्स में, यानी कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया हुआ है। सिर्फ मैंने ईयर को मेंशन नहीं किया है ना, ताकि मैं इसको जो है कि आपको एक रिवीजन के तौर पे मैं ऐसा ना समझे कि आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। एक्चुअली में आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चंस के थ्रू आप पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सॉल्यूशंस क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोन। आपको फोटोन के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप लोग सुने होंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता था? क्वांटम थ्योरी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ऐसे मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, जो लाइट है ना, रेडिएट्स बोल रहा है, रेडिएट्स, है ना, इन डिस्क्रीट फॉर्म, इन डिस्क्रीट फॉर्म और इन पैकेट्स टू पैकेट्स और पैकेट्स टू पैकेट्स, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, लाइट का जो रेडिएशन है वो रेडिएट करता है क्या चीज में? डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में या पैकेट टू पैकेट, ठीक है ना, समझ में बात को। हाँ, यानी जो सन से जो मान लो रेडिएशन आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या है कि पैकेट पैकेट फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। और ईच पैकेट हैव एनर्जी इक्वल टू वन क्वांटा, है ना, एंड इट इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है ना। एंड द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, और ईच पैकेट जो है ना, ईच पैकेट जो आपका है इज कॉल्ड फोटोन, इसको बोलते हैं फोटोन, इसी का नाम है। यानी कि देखो, ये जो सन से जो लाइट निकलता है या कोई भी चीज से जो रेडिएशंस निकल रहा है, वो रेडिएशंस आपका पैकेट के फॉर्म में निकल रहा है, इस तरह से डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में निकल रहा है। आप लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात सुने होंगे ना, तो ये हमारा जो है सब पैकेट के फॉर्म में निकल रहा है। और हर एक पैकेट जो है ना एक फोटोन है, हर एक पैकेट क्या है? एक फोटोन से, ठीक है ना। यानी पैकेट्स के टर्म में आ रहा है, और उसका हर एक पैकेट की एनर्जी वन क्वांटा, यानी कि एनर्जी जो है आपका, एनर्जी ऑफ वन पैकेट वो कितना है? वन क्वांटा इसको बोलते हैं, इसी इसके नाम पड़ा क्वांटाइजेशन, है ना। तो क्वांटा है ना, और मतलब कि इस वन पैकेट का मतलब क्या हो गया? फोटोन, इसका मतलब कि एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन जो हो गया, वही क्या हो जाएगा बताओ? वन क्वांटा। इसको कैसे लिखते हैं? एच न्यू से दिया जाता है। सुनिएगा ध्यान से, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना, ई, उसको एच न्यू से लिखा जाता है, यानी कि एक फोटोन का एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। ये क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, ठीक है ना। न्यू क्या है? मैं लिख देता हूं, वेयर न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस है। और एच क्या है? ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना जी। ध्यान रखना है ऑल्सो, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं c बाय लेमडा। ये क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। और बटे में क्या है? ये वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, वेवलेंथ है ऑफ रेडिएशन। सुनना ध्यान से, ये वेवलेंथ है रेडिएशंस का, ठीक है ना। अच्छा सर, यहां तक तो समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी
कि ये जो पैकेट है कितना स्पीड से चल रहा है, ये लाइट के स्पीड चल रहा है। तो यहां पे लिख सकते हो ना कि फोटोन्स जो है, फोटोन्स वो ट्रेवल्स करता है विथ स्पीड ऑफ लाइट, विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो फोटोन्स जो है ना, फोटोन्स ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि ये जो रेडिएशंस आ रहा है यही फोटोन है, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। और एक फोटोन का जो एनर्जी है वही एच न्यू है। इसको और क्या बोल सकते हो, न्यू को क्या बोलते हैं, सी बाई लेमडा, तो इसलिए इसको एच सी बाई लेमडा भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है एच की वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है ना, इतना जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा था फोटोन्स के बारे में जानकारी। आपको ज्यादा नहीं लिखना है, छोटा सा चीज लिखना है, तो यही आप फोटोन्स के बारे में लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आपको हम बात, ये हमारा हो गया क्या चीज, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन्स की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, है ना। और क्या है बच्चा लोग, बताइए मेरे को आप क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस क्या है बच्चा लोग, हैं बताइए मेरे को आप क्वेश्चंस क्या है। तो अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ दिया हुआ कितना, तो सॉल्यूशंस करते हैं यहां पे, सुनना ध्यान से। एक लाइट है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, यानी लेमडा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। इज इंसिडेंट ऑन मेटल, किसी मेटल पे आके इंसिडेंट होता है, और उस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, यानी वर्क फंक्शन फाई को बोलते हैं ना, तो जो वर्क फंक्शन है फाई वह है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बोला विल इलेक्ट्रॉन बी एमिटेड, क्या ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इफ एस फाइंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर होगा तो आपको मैक्सिमम एनर्जी निकालना है किसका, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखते हैं बच्चा लोग इसमें कि होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले समझिए, ये जो वर्क फंक्शन है इसको पहले समझते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, है ना, तो हम लोग ध्यान से देखना है। तो वर्क फंक्शन से हम लोग यहां पे निकालेंगे पहले कि कितना वेवलेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो फाई का फॉर्मूला ये भी होता है एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड, एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड, है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहां पे ध्यान रखना है ये चीज, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे बताइए मेरे को आप, यहां पढ़े हुए 12400, सुना ध्यान से, एच सी का डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूं, ये भी ध्यान रखना है। एच सी का जो वैल्यू है डायरेक्ट लिखा जा सकता है, क्या चीज 12400, इसका वैल्यू डायरेक्ट होता है कब, जब हमारा लेमडा क्या चीज में होना चाहिए, एंगस्ट्रम में होना चाहिए। लेमडा क्या चीज में होना चाहिए, एंगस्ट्रम में होना चाहिए, ठीक है ना। लेमडा क्या चीज में होना चाहिए, एंगस्ट्रम में होना चाहिए। तो लेमडा क्या चीज में, एंगस्ट्रम में है, हाँ सर। आइए फाई क्या होना चाहिए, फाई हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे है ना। तो ये देखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, इसको हम लोग लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। एचसी का वैल्यू 12400 कब लिखाता है, जब हमारा एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और लेमडा हमारा एंगस्ट्रम में हो, है ना। इसलिए इसका यूनिट जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। तो यहाँ सब कुछ वही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, वेवलेंथ भी एंगस्ट्रम में है, तो इसको 12400 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, है ना। तो पहले लेमडा थ्रेशोल्ड निकाल लेते हैं। तो लेमडा थ्रेशोल्ड कितना हो जाएगा बताओ, तो लेमडा थ्रेशोल्ड हो जाएगा एच सी बटा में फाई, तो क्या लिखेंगे 12400 बटा में 2, तो काट देंगे तो आएगा 6200। तो हमारा थ्रेशोल्ड कितना आ गया, थ्रेशोल्ड आ गया 6200 एंगस्ट्रम। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे वेवलेंथ की चर्चा है। अब क्या बोलता है यहाँ पे, आप लोग जानते होंगे या आप लोग को पता होना चाहिए कि वेवलेंथ जो है ना, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होना चाहिए, लेमडा जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड से। सुनिएगा ध्यान से, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। तो भाई थ्रेशोल्ड कितना है, 6200 एंगस्ट्रम है, और यहाँ पे लेमडा कितना गिर रहा है, उस पे मेटल पे कितना इंसिडेंट हो रहा है बताइए, तो 6000 एंगस्ट्रम है। तो कम है कि नहीं है, तो होगा, तो बोल रहा है कि एस, यानी कि यहाँ पे बोल रहे है ना, तो 6000 जो है एंगस्ट्रम, जो लेमडा आ रहा है 6000 एंगस्ट्रम जो लेमडा आ रहा है वो कम है किससे, 6200 से। तो इसका मतलब क्या है, एस, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा, एस इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट
होगा। फिर सुनो, यस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अब बोल रहा है कि यस तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड निकालिए, तो कितना एनर्जी होगा तो बताइए मेरे को। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? पढ़े हो hc बाय लेमडा माइनस में hc बाय लेमडा थ्रेशोल्ड, यही ना पढ़े हो जी? यही ना हमारा एनर्जी हो जाएगा। तो इसको घटा दीजिए, एनर्जी आ जाएगा। तो देखिए hc का मतलब कितना 12,400, तो उसको अलग करेंगे तो 12,400 अब बटा में 6,000, अब माइनस 12,400 अब बटा में 6200, है ना। तो देखिए यहां से ध्यान से 6,000 लिखना है यहाँ पे, अब वहां 6200। तो देखो जब 12,000 इसको हम 6200 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, ये तो हमारा 2 आएगा आंसर में। ये तो हमारा 2 कट के आएगा, 2 बार में कट जाएगा ये सीधी सीधी। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 60 है ना, तो 120 बटा 60 है ना, तो इसको काटो पहले तुम। तो 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, और फिर दशमलव दे देता हूँ, है ना, और 4 है ये 12.40, तो 6 8 48, है ना, 6 6 36, 36 4, तो 6 6 36, 6 6 आ रहा है। तो कितना आ रहा है बताओ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक कितना आ रहा है बताओ? तो यहाँ जाएगा 2.66 माइनस में 2, तो कितना आएगा बताओ? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा एनर्जी हो जाएगा। बोल रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका एनर्जी बताइए। तो भाई एनर्जी कितना निकला? तो यही तो होता है कि जितना गिरा और जितना वर्क फंक्शन यानी कि सरफेस सोख लिया उसको घटा देते हैं, तो ये हमारा एनर्जी निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के लिए क्या चीज? लेमडा के टर्म में कितना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना? एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, ये लेमडा के टर्म, यानी यही है ना, एनर्जी आपका इंसिडेंट हो रहा है माइनस में फाई हो रहा है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। क्या चीज के फॉर्म में? लेमडा के फॉर्म में। इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन ये लेमडा के फॉर्म में था। तो इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वहां से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, या इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है बात को? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, यानी कि आपको बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद इसको इक्वेशंस को लिखना है। तो सबसे पहले लिखिए आपकी फोटो इलेक्ट्रिक होता है क्या। तो पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं ना, क्या सॉल्यूशंस में क्या लिखते हैं बताइए? तो वेन, है ना, वेन रेडिएशंस of sufficient energy and क्या चीज? and a particular frequency greater than frequency threshold frequency, है ना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ना, ध्यान रखना है। एंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में लिख रहा हूं, ऑफ ए नहीं, ऑफ में लिख देता हूं, है ना, एंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस। सुनिएगा ध्यान से, when radiation of sufficient energy and of particular frequency greater than threshold frequency है ना of metal surface incident है ना on any conducting surface of that conducting surface लिख देता हूं, है ना, of that on that metal surface, then ejection of electrons from metal surface, ejection of electrons from metal surface takes place। ठीक है, this phenomena is called and this effect is called photoelectric effect।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब क्या बच्चा कि अगर मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, ये मान लिया जाए कोई हमारे पास मेटल सरफेस है, ये मान लेते हैं बच्चा लोग, ये क्या है बताइए मेरे को, ये मेटल सरफेस है, ये हमारा मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है। इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड इतना है, इस पे मान लो ऐसे गिर रहा है, ये रेडिएशन से आ रहा है ऐसे, है ना, और रेडिएशन जो आ रहा है उसका एनर्जी, उसका जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है वो एच न्यू है। और यहाँ पे जो इसका फाई है तो बोल रहा है क्या कि इफ फाई जो है, या फिर मैं बोल दूं क्या कि इफ लेमडा टी एच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल एंड फाई जो हो इज वर्क फंक्शन हो, देन फाई को क्या लिखोगे, एच न्यू लिखोगे, है ना। अच्छा, तो बोल रहा है क्या कि नाउ एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट ऑन सरफेस। तो बच्चा लोग अगर ये एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट हो रहा है ना सरफेस है, एंड एच न्यू क्या हो बताइए, और एच न्यू क्या हो, बड़ा हो किससे, फाई से। ध्यान रखना है ये भाई इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है ना फाई, यानी उतना वो एनर्जी रख लेगा, जितना इस मेटल का वर्क फंक्शन है उतना एनर्जी वो रख लेगा। तो अगर इसके पास एनर्जी ज्यादा है तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ये सब क्या होगा, तो निकल के से भागेगा, क्या वेलोसिटी, v वेलोसिटी से भागेगा। तो बोला कि नाउ एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट ऑन सरफेस देन एंड एच न्यू क्या हो, बड़ा हो किससे, फाई से, यानी कि इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा हो, है ना। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इज गिवन एज, कैसे दिया जाएगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा एच न्यू, जितना गिरा उसमें से जो रख लिया वो कितना रख लिया, फाई, यानी कि अपना वर्क फंक्शन वो रख लिया, नहीं ये इसका फाई जो है वर्क फंक्शन है ये रख लेगा, तो उसमें घटा दो। सुनो ध्यान से, यही हमारा इक्वेशंस है, यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस है, यह है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस यही है। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि जितना गिरा और उस मेटल सरफेस का जो हमारा वर्क फंक्शन था उतना तो रख लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतना एनर्जी चाहिए, तो उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, किसका, जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के भागेगा। मतलब कि अगर रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, यानी कि ये जो एनर्जी जो आ रहा है उसकी वैल्यू सफिशिएंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, कि इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ एनर्जी से मतलब नहीं है बच्चा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस का जो थ्रेशोल्ड उससे ज्यादा भी होना चाहिए। तो दोनों चीज रखना है कि इसका एनर्जी भी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा। ठीक है ना, ये हमारा स्टेटमेंट था और ये हमारा इक्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। समझ में बात को, बहुत ही आसान है इसको समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शंस। देखो अभी समझ में आ गया जाएगा तुमको कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, तो समझ लो वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं, तो समझिएगा ध्यान से, है ना, वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन देखो क्या है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है कि मान लीजिए कोई मेटल है, ये कोई मेटल का सरफेस है और मेटल के सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये सब एक दूसरे से अटैच्ड है, सरफेस से अटैच्ड है। अब इस सरफेस से जो अटैच्ड है इसके पास कुछ एनर्जी होगा, तो इसको निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, जितना इसको मिलेगा तभी ये निकलेगा। सुनना ध्यान से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
इजेक्ट कराने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए। सिर्फ एनर्जी से मतलब नहीं है, एनर्जी के साथ साथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए, तब ये यहां से निकलेगा। तो उसको जितना मिनिमम एनर्जी लगेगा इसको निकालने के लिए सरफेस से, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं मेटल का वर्क फंक्शन। तो क्या लिखेंगे बताइए कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस सुनना ध्यान से, रेडिएशंस है ना, ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी मैं लिख देता हूं, ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस है ना, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। ये भी सुन ले ध्यान से, ऑफ मेटल सरफेस का इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं ना। हाँ, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन जो होगा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस इज गिवन एज फाई, जो होगा वो h इंटू म्यू थ्रेशोल्ड होगा। ये ध्यान रखना है। वेयर h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू जो TH है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सुनिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इसलिए मैंने दोनों चीज बार बार मेंशन कर रहा हूं। क्या मैं मेंशन कर रहा हूं बच्चा लोग, बताओ मेरे को आप। मैं मेंशन कर रहा हूं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशंस, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो एनर्जी इसको मिलेगा ना, ये जो एनर्जी इसको मिलेगा, वो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कम से कम इसके थ्रेशोल्ड के बराबर होना चाहिए, तब ये, यानी कि एक मिनिमम एनर्जी के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी इसके बराबर होना चाहिए, तब ये इसको वर्क फंक्शन बोलेंगे। समझ में आपको। ये क्या करता है भाई, ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल सरफेस, नेचर ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। फिर से सुनना, ये मेटल सरफेस के नेचर पे डिपेंड्स करता है। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा जो था क्या चीज बताइए, वर्क फंक्शन था, ठीक है ना। क्या था ये, वर्क फंक्शन था। चलो आगे बढ़ते। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ दिया हुआ हो तो उसके टर्म में भी लिख सकते हो, फाई बराबर hc बाय लेमडा th, वेयर लेमडा th क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ ए फोटोन। देखो, फोटोन का एनर्जी निकालना है, ए फ्रीक्वेंसी निकालना है। ऑफ एनर्जी दिया हुआ 3.3 इंटू 10⁻20 जूल दिया है। अब जूल में एनर्जी है, देखिए, तो हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, आसानी से इसको निकाल देंगे। वी नो क्या भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन अभी भी पढ़ाए थे ना, क्या होता है भाई, ई बराबर फोटोन्स नहीं, फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी है ये, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। कितना होता है, कितना होता है बताइए, ये होता है आपका एच न्यू। क्यों, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एच न्यू। अगर वेवलेंथ निकालना होता तो एच सी बाई लेमडा लिखते। तो ये हमारा जूल में है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनर्जी दिया हुआ कितना, तो यहाँ पे गिवन है, ए बराबर कितना है 3.3 इंटू 10⁻⁻20 बराबर में एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना था, निकल जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बटा में एच। यहाँ देखो ना,
फ्रीक्वेंसी कितना देगा, एनर्जी अब बटा में एच, एच से भागा दोगे तो इसको भागा दो तो इतना से, तो क्या लिखोगे 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये 33 को 2 काट दो 2 बार में, ये 34 ऊपर चला गया तो 14 ऊपर बचा ना, तो 10 टू द पावर 14 अब बाई कितना 2, मतलब कितना, इसको एक काम करो इधर भागा दो तो कितना जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। इतना हो गया इसका फ्रीक्वेंसी, किसका, इस फोटोन्स का, जो फोटोन्स का एनर्जी 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल है, तो एनर्जी आ गया इसका, है ना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट से आप किया होता। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन समझिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है ना, क्या लिखोगे कि वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ है ना ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव एक्सेलरेटेड विथ वोल्टेज V। तो क्या होता है लेमडा का फॉर्मूला, लेमडा का फॉर्मूला होता है 12.27 इंटू, अब डिवाइडेड बाय अंडर रूट V, ये एंगस्ट्रम में होता है, ये क्या में होता है वोल्ट में होना चाहिए, V को क्या होना चाहिए वोल्ट में, और लेमडा को एंगस्ट्रम में आंसर आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट याद रखना है, तो यही हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा बताइए मेरे को आप, तो 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना 10, तो यहां पर लिख देंगे 10। अब 10 का तुमको रूट जानना पड़ेगा, तो 12.27 अब बाय 3 3 9 3.34 आएगा, क्या 3 3 9 3 3 9 3.34 आएगा लगभग, है ना, तो 4 बार में कट जाएगा, ये लगभग कितना आ रहा है बताइए, इतना एंगस्ट्रम लिखेंगे, है ना। रूट देखो 12 इतना ही आएगा ना, इतना ही आना चाहिए, है ना आंसर में। तो हमें लगता है कि खत्म हो जाएगा 334, 3 चौक 12 और ये 3 चौक 12, तो लगभग 3 चौक 12 है ना, तो वही आएगा लगभग 13 के आसपास, तो 3.9 के आसपास, है ना एंगस्ट्रम, 39 रूट V, सही है ना, 10 वोल्ट ही है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल थ्रू 10 वोल्ट, तो यही तो आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इतना ही आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। 3.9 एंगस्ट्रॉम ही लिखना पड़ेगा वेवलेंथ, किसका, उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो 10 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हो, इतना ही आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं चलो, है ना। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपको एक्सप्रेशन को क्या करना है, डिराइव करना है। देखिए सुनिएगा ध्यान से, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन डिफाइन करना है। तो देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं वी नो क्या चीज बात देते हैं, तो फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या भाई, एनर्जी ऑफ रेडिएशंस, एनर्जी ऑफ रेडिएशंस, E बराबर क्या होता है बताइए, H इंटू न्यू होता है सर, लेकिन हमको वेवलेंथ निकालना है तो न्यू की जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं H इंटू सी अब बाई कितना लेमडा। ये हमारा एनर्जी आ गया किसका, रेडिएशंस का, किसके थ्रू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा बताइए, तो ऑल्सो क्या चीज, फ्रॉम आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्वेशंस ऑफ लाइट, याद है किसी को, हाँ सर, E इक्वल कितना था बच्चा, m इंटू सी का स्क्वायर था, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। लेकिन सुनो, ये भी रेडिएशन से है, ये भी रेडिएशन से है ना, तो दोनों को सेम होना चाहिए ना, इसमें वेव नेचर है, इसमें पार्टिकल नेचर है, क्योंकि इसमें लेमडा इसमें मास है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2 लिख देगा, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों एनर्जी सेम है ना, तो Hc बाई लेमडा बराबर कितना, m इंटू सी का स्क्वायर, तो एगो सी से एगो सी कैंसिल, तो यहां देखो तो H बाई लेमडा इज इक्वल टू m इंटू सी। अब ये m इंटू सी क्या है पता है, ये मोमेंटम है ना, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स है। मोमेंटम किसका है, पार्टिकल्स का। मोमेंटम किसका है,
पार्टिकल्स का है। समझ में बात को? तो h बाय लेमडा को हम p लिख सकते हैं, तो लेमडा निकालना था ना, वेवलेंथ निकालना था ना, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, h बाई p। यही हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ये दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। इसको क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे। समझ में बात को? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए मेरे को आप, डिफाइन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देख भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दिए हैं और वर्क फंक्शन भी बता दिए हैं, फिर भी मैं एक बार और सॉल्यूशन कर देता हूं दोनों चीजों का। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके रिलेटेड, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड में बोल रहा है। तो देखिए आइंस्टाइन क्या बोला था, कोई भी एक मेटल सरफेस होगा और मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए और साथ साथ उस एनर्जी का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो क्या बोलता है कि क्या बोलता है यहां पे कि यहां पे वर्क फंक्शन, पहले मैं बोल रहा हूं वर्क फंक्शन, ये क्या है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन्स required to eject electrons from metal surface, from metal surface is called work function। ठीक है, अभी समझना मत है। अब थ्रेशोल्ड किसको बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। ये क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस या फोटोन्स, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना, विच हैज सफिशिएंट एनर्जी यानी कि फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए कि उसका एनर्जी सफिशिएंट हो, क्या बराबर हो, वर्क फंक्शन बराबर हो, सफिशिएंट एनर्जी है ना, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। इट इज डिनोटेड बाई म्यू टी एच, है ना। और क्या बोल रहा है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होना चाहिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मस्ट बी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस must be greater than threshold value, greater than threshold frequency। यानी कि इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड के से ज्यादा होना ही चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो वर्क फंक्शन की बात करेंगे तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। समझना बात को? तो जब वर्क फंक्शन की बात करेंगे उसको एनर्जी से रिलेटेड है, और जब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो जो है थ्रेशोल्ड की बात करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो दोनों साथ साथ जब तक लागू नहीं होगा, यानी कि एनर्जी भी कम से कम 5 इसके मिनिमम वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, तब दोनों साथ चीजें, जो रेडिएशंस आ रहा है मेटल सरफेस पे, जो रेडिएशंस आ रहा है मेटल सरफेस पे, एनर्जी जो आ रहा है मेटल सरफेस पे, उसकी मान लो एनर्जी को h न्यू लिखते हैं, लेकिन इसका जो फंक्शन वर्क फंक्शन है वो h इंटू न्यू टी एच लिखाएगा। तो ये एनर्जी है और ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो भाई यहां पे एनर्जी जो होना चाहिए
ग्रेटर और इक्वल फाई से होना चाहिए, और ऑल्सो जो फ्रीक्वेंसी है म्यू है वो ग्रेटर और इक्वल क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड से होना चाहिए। जब दोनों चीजें यानी कि एनर्जी की वैल्यू इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए और इसका फ्रीक्वेंसी जो आके गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, जब दोनों कॉमन रहेगा एक साथ तब ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ये बात को ध्यान रख लें आप लोग, है ना, इसको आप गांठ बांध लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या है, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेवलेंथ। अब देखिए डी ब्रॉगली वेव क्या होता है जी, तो बोलता क्या है कि ये क्या होता है बताइए सॉल्यूशंस में, बताइए मेरे को आप, तो देखिए ध्यान से, है ना। डी ब्रॉगली वेव, है ना, तो बोला कि वेन रेडिएशन, सुनना ध्यान से, वेन रेडिएशन, है ना, एक्ट्स या फिर डिमॉन्स्ट्रेट, है ना, ड्यूअल नेचर, इट मीन्स है ना, रेडिएशंस acts as particle as well as wave, समझना इसको। then the radiation is called, the radiations is collectively called matter waves, उसको बोलते हैं, called matter waves, ठीक है ना। and the wavelength associated with this radiations या फिर matter waves, है ना, and the wavelength associated with these radiations or matter waves is called de Broglie wavelength, because this concept of matter wave is given by de Broglie, ठीक है, and its wavelength is related as its wavelength, है ना, is related as lambda is equal to h by p, where h को प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं और p को बोलते हैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, समझ में आपको। तो ये स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट याद करके रखना है, समझ में बात को। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो यहां पे बोलता है क्या है, सुनिएगा ध्यान से, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना, कि ये जो है ना कैथोड, ये हमारा वैक्यूम ट्यूब होता है, और वैक्यूम ट्यूब में ना यहाँ पे एक कैथोड होता है, यहाँ पे एक एनोड होता है। देखिए ये कैथोड है, ये एक एनोड है, और यहाँ पे क्या होता है, ये रेडिएशन ऐसे आता है, और जब ये रेडिएशन इस पे आएगा, इस पे रेडिएशन जब आएगा ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेगा, कुछ वेलोसिटी से भागेगा, और यहाँ पे इसमें एक करंट फ्लो करेगा। ये देखो ये करंट फ्लो करेगा। ये अगर बोल रहा है क्या, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है, कैसे, ऐसे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स से भाग रहा है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भाग रहा है और करंट ऐसे भाग रहा है।
इन इलेक्ट्रॉन्स देखो कैथोड से एनोड जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे से एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन से भाग रहा है। तो हाँ, लेकिन हमको इसको स्टॉप पे इसको रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वेलोसिटी को घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करते हैं कि इसके पोटेंशियल को बदल देते हैं, यानी कि ये जो प्लस है उसको माइनस बना देंगे और जो माइनस है उसको क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। काहे कि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज, और एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, निगेटिव। तो देखो चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो ये आराम से जा रहा है एनोड के पास, और एनोड क्या है, एनोड तो खुद पॉजिटिव है तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इस एनोड को निगेटिव कर दे और इसको पॉजिटिव कर दे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहा था, तो अब अगर ये निगेटिव हो गया तो इसको रिपेल करना शुरू कर देगा, तो इसकी स्पीड क्या होनी शुरू होगी, घटनी शुरू हो जाएगी। तो क्या बोलता है क्या कि द रिवर्स, है ना, या फिर बोल सकते हो यहां पे, है ना, कि द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, है ना, रिक्वायर्ड on reversing the polarity, है ना, of cathode rate of the electrodes है ना, in the discharge, क्या बोलते हैं इसको, in vacuum tube, है ना, electrodes in vacuum tube, है ना, which is sufficient to stop the electrons, sufficient to stop the electrons having maximum kinetic energy, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से सुन ले, मतलब कहने का कि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड या वोल्टेज रिक्वायर्ड ऑन रिवर्सिंग द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स का पोलरिटी रिवर्स करना है, मतलब इसको माइनस बनाना है, इसको क्या बनाना है, प्लस बनाना है, ठीक है ना। ताकि यहां पे देखो अब रोकना है मुझे, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसको रोकने में होगा, तो इस तरफ से जो सबसे ज्यादा स्पीड से आ रहा था ना इलेक्ट्रॉन्स, उसको रोकना है। तो जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज्यादा होगी अगर उसको रोक दिए तो जो स्लो है उससे कम बल उसको तो आराम से रुक जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है क्या कि विच इज सफिशिएंट टू स्टॉप किसको, द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय वोल्टेज, एनर्जी सप्लाइड बाय वोल्टेज टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E इंटू VS, वेयर VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वेयर क्या है बताओ, VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। तो इसीलिए क्या होता है बताइए, तो E इंटू VS जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको रोकने का काम किसको करना है, जो सबसे तेज आ रहा है ना उसको रोकना है। अगर उसको रोक दिया तो बाकी तो अपने आप रुक जाएगा, है ना। जो सबसे तेज आ रहा था अगर उसको तुमने रोक दिया तो बाकी तो अपने आप खुद ब खुद रुक जाएगा, समझ में बात को। तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हमें पोलरिटी क्या करना है, रिवर्स करना है, मतलब इसको माइनस करना है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था तो दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है ना। देखो क्या है, फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं, क्या कि द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज रिक्वायर्ड ऑन रिवर्सिंग द पोलरिटी, यानी इसके पोलरिटी को रिवर्स करना है, समझ में आपको। ये प्लस था इसको माइनस बनाना है, ठीक है ना, ये प्लस वाला को माइनस बनाना है, माइनस वाला को प्लस बनाना है, ठीक है ना, ताकि ये जो पहले प्लस था जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था वो माइनस हो जाए और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर दे, ताकि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो घटना शुरू हो जाए, घटते घटते जीरो हो जाए, है ना। तो मतलब क्या, इतना रिवर्स कर दो
कि ये एनर्जी इतना सप्लाई कर दे कि वो सफिशियंट हो जाए किसको, टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन था उसको रोकने के लिए सफिशियंट हो जाए। समझ में आपको, जो सबसे तेज था ना उसको रोकने के लिए सफिशियंट हो जाए, तभी यानी कि हमारा जो E इंटू VS, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गया चार्ज, अब वोल्टेज हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जब चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगा, अब वो एनर्जी हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा। समझ में आपको, ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसके बाद देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है, क्या, व्हाट इज मैटर वेव्स एंड एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब सुन ले बात, मैटर वेव क्या होता है भाई, तो देखो सुनना ध्यान से, ये है ना, इट इज है ना, इट इज गिवन बाई, है ना, डी ब्रॉगली, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रॉगली, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंग टू हिम क्या बोलता है कि द रेडिएशंस, है ना, रेडिएशंस, है ना, कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, है ना, रेडिएशंस, है ना, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स acts as particle nature as well as wave nature। क्या ऐसे करता है भाई, तो है ना, द एविडेंस इज फाउंड, है ना, है ना, द एविडेंस, है ना, फॉर दिस बिहेवियर इज फाउंड इन डिफरेंट इफेक्ट्स, इन डिफरेंट इफेक्ट, क्या, फेनोमेनन, ठीक है ना, कि जैसे इंटरएक्शन था, जैसा डिफ्रैक्शन था, इंटरफेरेंस था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, है ना, ये सब जो है इफेक्ट डिफरेंट फेनोमेना है, उसमें कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, कभी कभी वेव की तरह बिहेव कर रहा था। वही बोल रहा है कि इट इज गिवन बाय डी ब्रॉगली, है ना, अकॉर्डिंग टू हिम द रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स एक्ट्स एज पार्टिकल नेचर as well as wave nature, and the evidence for this and behavior is found in different phenomena of light and electromagnetic waves, है ना, and hence the radiation itself is called क्या, मैटर वेव्स, ठीक है ना, एंड द नेचर इज कॉल्ड, है ना, एंड दिस नेचर ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। समझ आपको, यहां पे भाई यहां क्या है कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटली प्रूव द हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रॉगली, है ना, बाई स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन निकेल क्रिस्टल। उसने भाई डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करवाया, किस पे, निकेल क्रिस्टल पे, और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वेव नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है ना, इसलिए वहां पे इसका एक्सपेरिमेंटल जो है ना, अगर डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था, लेकिन डेविसन और जर्मर का क्या था बताइए, डेविसन और जर्मर का ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, उसके हाइपोथेसिस को इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि भाई जो रेडिएशंस है या जो पार्टिकल्स है वो कभी कभी रेडिएशन की तरह काम करता है और कभी कभी वेव की तरह, सॉरी
पार्टिकल की तरह काम करता है, कभी कभी वेव की तरह काम करता है। समझ में आया आपको? हाँ, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैटर वेव्स। मैटर का मतलब पार्टिकल, वेव्स का मतलब वेव्स, है ना। आइए इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द ड्यूअल नेचर और क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। समझ में बात को? चलिए तो हम लोग मिलेंगे अगली बार, है ना, नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।